हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत पापवानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं मार्की ब्लोखोवियाक के एक कोट के साथ। द ओनली टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। नाउ का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट। आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कि मैथ्स, और यहां पर मैथ्स सिर्फ मैं खुद की बात कर रहा हूं, राइट। एक समय पर मैथ्स मेरी कमजोरी हुआ करती थी, तो ये मैथ्स भी हो सकता है, वर्ल्ड मैप भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, करंट अफेयर्स हो सकता है। इट कैन बी एनी सब्जेक्ट। अगर ये आपकी कमजोरी है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आज से ही इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड टेक बेबी स्टेप्स, राइट। बड़े बड़े स्टेप्स मत उठाइए, जस्ट टेक बेबी स्टेप्स। अगर आप लेट्स से 10 किलो वेट कम करना चाहते हैं या फिर 10 किलो वेट मसल्स का वेट ऐड करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज, जो राइट प्रकार की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, राइट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट, कि अगर आपको वेट लिफ्टिंग या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज करके आप मसल्स ऐड कर सकते हैं, तो कार्डियो एक्सरसाइज करके आप थोड़े जो अपनी चर्बी है या फिर जो फैट है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट डूइंग दैट। जो जो एक पुशअप है या फिर 1 किलोमीटर की वॉकिंग है या फिर 10 किलोमीटर की वॉकिंग है, वट एवर इट इज, इट डजेंट मैटर, उसकी शुरुआत आज से आप कर सकते हैं। इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। आप चाहे तो इस सेंटेंस पर मेडिटेट भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग टू स्टार्ट इज नाउ। टेक आउट जस्ट 2 मिनट्स, टाइमर सेट कीजिए अपने मोबाइल फोन पे, काउंटडाउन टाइमर। 2 मिनट तक इस पर मेडिटेट कीजिए। द ओनली टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। कौन सी ऐसी चीज है जो एक लंबे समय से मैं डिले करता जा रहा हूं, लेकिन उसकी शुरुआत मैं आज से कर सकता हूं। आज 10 मिनट वो चीज करूंगा तो एक नई दुनिया में मैं वो कदम रख सकता हूं। सोचिए इसके बारे में। देयर विल बी समथिंग फॉर श्योर, बट रिमेंबर द ओनली टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। बहुत ही डीपर लेवल का ये कोट है। 11 अक्टूबर 2023 है आज। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर ये दो आर्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये वाला आर्टिकल जो है ये रिजर्वेशन, जो अभी महिलाओं के रिजर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ जो बिल पास किया गया, राइट, हमारी पार्लियामेंट में, उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। और यहां पर जेंडर पे पैरिटी जो है, दिस वन इज अबाउट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। दीज टू आर्टिकल्स, जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ में एक साथ पढ़ते हैं, दोनों को समझते हैं एक साथ, एक के बाद एक ऑफ कोर्स, लेकिन एक साथ एक ही समय पर या फिर एक ही लेक्चर के अंदर, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। देन वी हैव दिस वन हियर, लोकल सेंटिमेंट्स, और ये लद्दाख के साथ, लद्दाख के पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि हमारी पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड डियर फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम कुछ आंकड़े डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ग्राफ्स देखने वाले हैं, एंड ट्रस्ट मी दे आर शॉकिंग, राइट, बहुत ही शॉकिंग है। लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन विद दिस वन, राइट। इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नॉट ए पेनिशिया फॉर ऑल इल्स। सारे दुखों की एक दवा सुप्रीम कोर्ट नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों इस प्रकार की बात हो रही है? आई एम श्योर आप जानते हैं, छोटी से छोटी चीज हो, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पहुंच है, वहां तक पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, पीआईएल दाखिल कर देते हैं। अब पीआईएल जो है वो देश के हित के लिए है, अच्छी सिस्टम है, लेकिन फिर कोई भी अच्छी सिस्टम जो है उसका आप इतनी बार उपयोग करेंगे, छोटे छोटे मैटर्स में अगर इसका इस्तेमाल करने लगेंगे तो इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, इजंट इट। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ सुबह उठकर आप अपने सारे रिश्तेदारों को हाय हेलो गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजिए। इससे रिश्ते बिगड़ते मीन्स बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं। इससे होपफुल मीन्स आपने देखा भी होगा, आपने भी बहुत सारे लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट के गुड मॉर्निंग वाले मैसेज उसको ब्लॉक किए होंगे। तो टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हर रोज़ फिर उसका इस प्रकार से उपयोग करें। इन द सेम वे सुप्रीम कोर्ट है, पीआईएल है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लेकर हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, राइट। और ये भी एक चीज़ है कि जुडिशियरी जो है उसका इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं होना चाहिए। अगर जुडिशियरी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये पॉलिटिक्स के लिए भी फेयर नहीं है। नाउ डियर फ्रेंड्स,
अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि जब हम कहते हैं पॉलिटिक्स, राइट, तो हम इसको एक बैड टर्म देखते हैं, राइट। अगर हम कहें कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ तो लोग यही सोचेंगे कि तू लोगों का खून चूसने के लिए वहाँ जाना चाहता है, तू अपना घर भरने के लिए जाना चाहता है, पैसे कमाने के लिए जाना चाहता है, राइट, पावर के लिए, पावर का भूखा आदमी इसलिए पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। ये पॉलिटिक्स की छवि हो चुकी है। लेकिन पॉलिटिक्स एक एजुकेशन का सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स जो है वो सारी चीज़ों को प्रभावित करने वाली एक चीज़ है। आपके देश में धर्म के साथ जुड़े हुए नियम भी पॉलिटिक्स बनाता है, एजुकेशन के साथ, स्पेस, राइट, टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ों की जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके नए रूल्स, सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिशियंस तय करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन बनना ईजी है। लेट मी टेल यू, अगर पता ना हो, दिस इज वर्ल्ड्स टफेस्ट जॉब। कहते हैं कि एक्टर बनना जो है, दिस इज सेकंड नंबर पर आता है एक्टर टफेस्ट जॉब में। नंबर 1 पर जो है दैट इज पॉलिटिक्स, राइट। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप आपके ही क्षेत्र के, आप फॉरगेट अबाउट बीइंग एन एमएलए, फॉरगेट अबाउट बीइंग ए सरपंच, अपनी सोसाइटी जो है ना, जहां पर लेट्स से 50 मकान हैं, उनके सेक्रेटरी बन के दिखाइए मुझे 1 साल के लिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफिकल्ट है, राइट। कितने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं एक ही सोसाइटी के अंदर। लगता है कि हम तो पड़ोसी हैं, लेकिन कोई आकर कहेगा कि भाई इसमें ये होना चाहिए, कोई आकर कहेगा कि वो, किसी की गाड़ी वहाँ पर पार्क है, सारी चीज़ें आपके पास आएगी और सारे अच्छे सॉल्यूशंस आपको निकाल कर देने पड़ेंगे अगर आपको उस पोस्ट पर टिकना है। तो एक 50 घरों वाली सोसाइटी में ये हालत हो जाती है, तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप एमएलए बन गए या फिर एमपी बन गए या फिर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन गए, तो यू कैन इमेजिन कितना ज़्यादा लोड आप पर आएगा। तो पॉलिटिशियन बनना अपने आप में डिफिकल्ट है। पॉलिटिशियन जो है वो भी अपने आप में एक प्रोफेशनल करियर है। तो जुडिशियरी जैसे एक अलग ब्रांच है, वैसे पॉलिटिक्स भी एक अलग ब्रांच है। तो जुडिशियरी की दखलंदाजी जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हर किसी को मेंटेन करके चलना चाहिए। दिस इज ए वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। ये अलग अलग जो पिलर्स हैं वो अलग अलग अपना अपना काम करें। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई, राइट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं। और पीआईएल में यह कहा गया है कि जो इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिशियंस हैं ये बड़े बड़े वादे करते हैं। अब तो यहां पर गाना बनता ही है, वो अभी गाना बहुत ही फेमस हुआ ना, तेरे वास्ते में फलक से चांद लाऊंगा, साथ में क्या मुझे साथ में तारे भी लाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। अभी इस माइक के सामने कभी मैंने गाना नहीं गाया है, बस लेक्चर्स ही दिए, तो इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। लेकिन यू नो द सॉन्ग, राइट। तो ये जो चांद तारों की प्रोमिसेस पॉलिटिशियंस करते हैं कि भाई हम ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे, गरीबी हटाओ, ये लाओ, एक्सेट्रा, जो भी है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक पिटीशन फाइल हुई कि ये सारी चीज़ें जो हैं प्री इलेक्शन बड़ी बड़ी प्रोमिसेस जो हैं वो बैन होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये तय कर पाना डिफिकल्ट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बिग प्रॉमिस, कौन सी प्रॉमिस अचीवेबल है, कौन सी प्रॉमिस अचीवेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। और यहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन नहीं चल रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल जो अभी मेरे दिमाग में आया। आर्टिकल 370 जो है उसको हटाने की बात थी, राइट। तो आर्टिकल 370 को हटाया गया। अब जब नहीं हटाया था तो उस समय पर जब ये बातें की जा रही थी कि हम इसको हटा देंगे, तो बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि ये एक बड़ा वादा है और कुछ नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये पॉसिबल हो गया। तो ये तय हम कैसे करेंगे कि दिस इज ए बिग प्रॉमिस एंड दिस इज ए फेक प्रॉमिस, या फिर एक सिर्फ चांद तारों वाली बातें हैं। कई बार ये अचीव हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं ये तो कर पाएंगे। तो दिस इज मीन्स ये बहुत ही ग्रे एरिया है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हम कैसे तय कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस या फिर कोई चेंजेस करने हैं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, याद रखिए इलेक्शन कमीशन भी अपने आप कोई चीज नहीं कर पाएगा, यहां पर भी चेक एंड बैलेंस आ जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ कंसल्ट करके एक डीप डिस्कशन करके, इसमें जो वोटर्स हैं वो हम स्टेक होल्डर्स हैं ना, तो हमें भी ऐड किया जा सकता है, हमसे भी एक पब्लिक ओपिनियन मांगा जा सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर कुछ नॉर्म्स जो हैं
उनको सेट कर सकता है, राइट, दिस कैन बी डन। लेकिन आपने नॉर्म्स तो सेट कर लिए, लेकिन नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम कैसे तय करेंगे? अगर नॉर्म्स किसी ने तोड़ दिए, थोड़ी एक ऐसी बात कर दी, थोड़ी बड़ी बात कर दी, तो क्या उस बड़ी बात के लिए क्या आप एक अच्छे पॉलिटिशियंस को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे? तो ये तो देश के लिए नुकसान हो जाएगा कि मेरे एक छोटे से स्टेटमेंट, मैंने एक छोटा सा बड़ा मीन्स थोड़ा मैंने बड़ा वादा कर दिया, जो करना चाहिए था 99 डिग्री से मैंने 101 डिग्री, 2 डिग्रीज ऐड करके कुछ बातें कर दी। तो इसके लिए क्या मुझे इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि मुझे फिर इलेक्शन लड़ने का मौका ही ना मिले? दूसरी चीज, क्या इससे मीन्स अगर मैं एक बहुत ही केपेबल अच्छा पॉलिटिशियन हूं जो लोगों के हित के लिए बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, तो ये एक छोटी सी बात कह देने से क्या मेरा करियर खत्म हो जाएगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर देश की जनता को जो नुकसान होगा वो कितना ज्यादा होगा कि एक अच्छा पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाया। और एम्बिशियस पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो बड़ी बड़ी प्रोमिसेस करते ही रहेंगे, आप इनको कैसे रोकोगे? सो द थिंग इज कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने अच्छी बात कही, अच्छा डिसीजन लिया, और यहां पर दिस इंडिकेट्स कि डेफिनेटली वो हमारे सीजेआई जो है वो ऐसे ही नहीं है, राइट। उनका बैलेंस यहां पर देखिए, उन्होंने रिलुक्टेंस, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी पीआईएल जो है इसको हम एंटरटेन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों में इंटरफियरेंस नहीं कर सकती और नहीं करेगी। और ये डिसीजन जो है सीजेआई का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, दिस इज अप्रिशिएटेड। द रीजन इज, दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे ये बातें इसलिए हो रही है, उसके पीछे जो मेन बेस है ना इसका, वो यही है कि अगर देश के लोग, जो लोग वोट्स देने वाले हैं, अगर ये एनलाइटेंड हों, वो अपने हित को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, वक्त निकाल कर हर एक घर में पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन होनी ही चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि पिताजी अगर मोदी साहब को वोट देना चाहते हैं तो माताजी राहुल गांधी जी को वोट देना चाहती हो। कहने का मतलब यह है कि ऑपोजिशन की पार्टीज और रूलिंग पार्टीज के ही चाहने वाले एक ही घर में होना, तब हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी ग्रास रूट लेवल पर। अब सोचिएगा इसके बारे में, बहुत ही एक डीपर लेवल की बात है ये, कि एक ही घर में अगर मैं भाजपा को सपोर्ट कर रहा हूं, मेरी बहन जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है, मेरी माताजी जो हैं शी इज सपोर्टिंग कांग्रेस, मेरे फादर जो हैं वो लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हम सब एक ही घर के अंदर रहकर अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज रख सकते हैं, अलग अलग वोट्स दे सकते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर वन फैमिली, सो ये देश के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो दैट्स व्हाट वी वांट, पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट। लोग जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें। आप स्टूडेंट्स को पूछिएगा, और हमारे देश में ये चीज़ होती थी। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लेट मी कन्फेस वन मोर थिंग, राइट। इट्स नॉट कन्फेशन बट दिस वाज अ रियलिटी। अब मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, बिकॉज उस समय में जो भी चीज़ें की, आई हैव थरोली एंजॉयड इट। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे क्लास में एक मेरा क्लासमेट था, कश्यप नाम था उसका, और कश्यप जो है वो पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव था, एक्टिव इन द सेंस एनलाइटन था। हम टॉकिंग अबाउट, हम 6th में पढ़ते थे, 7th में पढ़ते थे, तो कश्यप को प्रेसिडेंट कौन है वो पता रहता था, प्राइम मिनिस्टर कौन है, और सिर्फ हमारे देश के नहीं, पाकिस्तान के कौन हैं, मुशर्रफ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, राइट। कारगिल वॉर जब चल रहा था तो उसको सारी डिटेल्स पता थी, और बाकी हम सब तो राइट मस्ती मजाक में बिजी रहते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें जानता था। तो आज जब मैं रिकॉल करता, जब मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें जब हम स्कूल में थे तब मुझे अगर पढ़ाई जाती तो मुझे कितनी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता। अभी एक दशक जितना वक्त हुआ है, और मुझे लगता है कि मीन्स मेरे ही पर्सनल कंपैरिजन, आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विथ यू, या फिर नॉट कंपेयरिंग विथ मेरे जो क्लास में पढ़ने वाले, नो, ये कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ये खुद का कंपैरिजन है कि जो मुझे 10 साल पहले चीज़ें पता थी, राइट, ये 10 साल के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें, ये एक दशक के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे आर्टिकल्स एंड सो मेनी थिंग्स, एंड आई एम सो हैप्पी
और बस अगर बस जब जो समय पर जो मिलता है वही मिलता है, सारी चीज़ों की एक तकदीर भी होती है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। लेकिन अगर आज से मीन्स हमें पता चल गया, और मैं तो ये चीज़ें हैविली प्रमोट भी करता हूँ जब भी मेरे कोई ऐसे डिस्कशंस होते हैं लाइब्रेरी में, कोई ऐसा बुक टॉक एक्सेट्रा, तो मैं कहता भी हूँ कि आज से ही जो हमारे बच्चे हैं ना, यंगस्टर्स जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई आईएएस की तैयारी करेगा, लेकिन एक क्या चल रहा है देश दुनिया में, एक जनरल अवेयरनेस जो है वो तो पता होनी चाहिए। और जनरल अवेयरनेस का ही एक पार्ट होता है पॉलिटिक्स, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। जब जस्ट इमेजिन 10-15 सालों का रेगुलर अगर इस पे स्टडी किया जाए, रोज आप कोई 30 मिनट्स निकाल कर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए नहीं, जस्ट ऐसा ही 30 मिनट्स 40 मिनट्स निकाल कर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देन यू विल रियलाइज कि आपके ओपिनियंस जो हैं वो बनने लगेंगे, आपको रियलिटी पता चलने लगेगी। कई कई जगहों पर बीजेपी की गलती होगी, कई जगहों पर कांग्रेस की गलती होगी, कई जगहों पर आपकी गलती होगी, कई जगहों पर ये तीनों में से तीनों पार्टीज राइट होगी, कई जगहों पर तीनों रॉन्ग होगी, तो ये पूरा प्ले जो है वो पता चल जाएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट वी वांट। तो एक डेमोक्रेसी में बॉटम लाइन यही है कि इन डेमोक्रेसी एनलाइटेंड इलेक्टोरेट इज एसेंशियल टू सी थ्रू पॉल ईव प्रोमिसेस, कि पॉल ईव यानी कि इलेक्शन से पहले की जो प्रोमिसेस की जाती है ये फेक है रियल है, ये डिसाइड करने का काम जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो इलेक्शन कमीशन, ये मैं और आप कर सकते हैं जब हम एनलाइटेंड हो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, जब हमें इसके बारे में पता हो, तो इट बिकम्स मच ईजियर। और फिर हम हमारा डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कि अगर कोई मुझे झूठ बोलेगा तो मैं थोड़ी उसका साथ दूंगा, अगर कोई मुझे बेवकूफ़ बना रहा है तो मैं उसका प्रोडक्ट थोड़ी खरीदूंगा। तो ये डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो हमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश जो है वो जो डेवलप्ड बनना चाहता है, मैं कहूँगा कि ये 2047 वाला टारगेट तो मोदी साहब ने रखा है, अगर ये चीज़ हो गई राइट, तो हम 2037 में भी डेवलप्ड देश बन सकते हैं। आज इम्पॉसिबल सा लग रहा है, इट इज़ पॉसिबल। सोचिएगा इसके बारे में एंड डू लेट मी नो, क्या ये पॉसिबल है? यह आपके लिए एक प्रश्न है, आप सोचिए और मुझे बताइए। लेट्स हैव ए लिटिल बिट डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, हमारे पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ था। और आप जानते हैं पॉलिटिक्स सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ एक डॉट है। Now, dear friends, let's talk about this one. Women want change. Society needs change. The Women's Reservation Act is the first step toward enabling greater gender parity. ये आर्टिकल लिखा है विभा दत्ता मखीजा जी ने, राइट? और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, राइट? विभा दत्ता मखीजा। लॉयर और एडवोकेट में भी डिफरेंस होता है, यहाँ पर ये सीनियर एडवोकेट है, यानी कि वो प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। दोस्तों, एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया है, 17th एडिशन 20 जून 2023 को रिलीज किया गया है। और इसको प्रिपेयर किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और 146 देशों का डेटा जो है उसको एनालाइज किया गया, और उसके बाद ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो लॉन्च किया गया। पता है ये रिपोर्ट क्या कहता है? रिपोर्ट ये कहता है कि आज जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, जो पेस या फिर स्पीड से चीज़ें चल रही हैं, इट विल टेक 131 ईयर्स। जो ग्लोबल जेंडर गैप है, पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो गैप है, जेंडर गैप, इसको हटाने के लिए 131 ईयर्स जितना वक्त लगेगा। और साउथ एशियन देशों की बात करें जैसे कि भारत, तो इसमें 149 ईयर्स, यानी कि 1.5 सदियां लग जाएगी जब पुरुष और महिलाएं एक लेवल पर होंगे। एक लेवल इन द सेंस कि उनको एक प्रकार की अपॉर्चुनिटीज हर जगह पर मिल रही हो। और यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजर्वेशन का विरोध भी करते हैं। देखिए, कुछ जगहों पर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रहती, कुछ परिवारों को नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूं।
लेकिन कुछ परिवारों को हैं, ये भी चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। रिजर्वेशन जो है इट इज नॉट परफेक्ट एट प्रेजेंट, इन द सेंस के जिस प्रकार से इसको डिलीवर किया जाता है इट इज नॉट परफेक्ट, लेकिन वो डिलीवरी परफेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन बराबर नहीं है। समझे आप डिफरेंस? रिजर्वेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिजर्वेशन किस प्रकार से एप्लीकेशन में होता है, मींस किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है आपके देश में, हमारे देश में, दैट मैटर्स। कई जगह ऐसी हैं जहां पर रिजर्वेशन, अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन होते हैं। हमारे यहां पर कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन जो दिया जाता है लेट्स से, तो उसकी डिलीवरी बराबर नहीं होने की वजह से क्या होता है कि कई बार ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए, मीन्स उनको आज सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एसटी या फिर एससी परिवार से हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, माता पिता आईएएस हैं एक्सेट्रा, उनको अब इस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन मिल जाता है और उनके परिवार के लोग जो हैं वो रिजर्वेशन का लाभ भी उठाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ है कि वो गलत हुई, यहाँ पर जो हुआ वो अन्याय हुआ, राइट? तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वी डू अंडरस्टैंड, बट इसमें रिजर्वेशन की गलती नहीं है, इसमें किस प्रकार से हम डिलीवरी करते हैं रिजर्वेशन की, उसमें गलती है, उसको हमें परफेक्ट करने की ज़रूरत है। रही बात रिजर्वेशन की, आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले ये बात आपको बताई थी, लेकिन आज फिर से वो एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जंगल में सबसे बड़ा जो पेड़ है, सबसे टॉलेस्ट अगर कोई पेड़ है, वो पेड़ सबसे टॉलेस्ट क्यों है? ज़्यादातर लोग जो है अपनी खुद की कहानी जब भी हम पढ़ते हैं, किसी की बायोग्राफी, किसी की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, राइट, तो उसमें यही बात आती है कि मैंने ये किया, वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जनरली स्पीकिंग, राइट? सारे ऐसे लोग नहीं है लेकिन जनरली ये एक फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा, एक अंडर करंट देखने को मिलेगा कि सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, मेरे अंदर वो सीड था, मैंने वो मेहनत की, मैंने वो किया एक्सेट्रा। रियलिटी इज डियर फ्रेंड्स कि अगर आप जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ को एनालाइज करें कि ये उस जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ क्यों बना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका सीड ही अच्छी क्वालिटी का था। सीड का अच्छी क्वालिटी का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट सीड, राइट? वो पूरा एनवायरनमेंट, पूरी इकोसिस्टम कि वो एक राइट समय पर वो सीड जो है वो उसी जगह पर, उसी जमीन के अंदर उसको सो किया जाता है, जैसे तैसे वो अंदर पहुंच गया। उसके बाद वहां अच्छी बारिश का होना, राइट, वो मिट्टी का अच्छा होना, इसी के साथ साथ आजू बाजू में ऐसे कोई भी वीड्स नहीं थे जो इसके न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व कर ले। यहाँ पर लकीली कोई हाईवे नहीं था, या फिर सरकार ने यहाँ पर हाईवे नहीं बनाया। यहाँ पर कोई लकड़ी काटने वाला नहीं आता था। यहाँ पर कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं आता था जो पेड़ों को गिरा दे, या फिर जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको जो अभी बस नए ग्रीन शूट्स बाहर निकल रहे हैं और उनको खा ले। और जब ये पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो उस समय पर बड़े बड़े पेड़ भी इसके आसपास नहीं थे जो इसकी सनलाइट को ब्लॉक करें। ये बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के बाद ये पेड़ जो हैं वो यहाँ तक पहुँचा है। सेम थिंग गोज विथ ए फैमिली, सेम थिंग गोज विथ एवरी वन ऑफ अस। ये चीज़ शायद हम समझ नहीं पाते। रिमाइंड्स मी ऑफ कंतारा, जिसमें वो जो बाप हैं स्टार्टिंग के अंदर अपने बेटे से कहता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें लगता है कि सारी चीज़ें ये मैंने किया, वो मैंने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, राइट? सेम थिंग अप्लाइज विथ आवर लाइफ एज वेल कि बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, आप देखेंगे, राइट? एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा, आई थिंक, और ये बहुत ही सही था, मीन्स मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि इतने बड़े सुपरस्टार ने एक बात, आई थिंक इट वॉज ड्यूरिंग जय हो, सलमान खान की जो फिल्म आई थी ना जय हो, तो उसके प्रमोशन के टाइम पर, उसकी आई थिंक ट्रेलर लॉन्च के टाइम पर सलमान खान ने, मीन्स रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने बहुत सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे हाथ में ही नहीं है, लकीली मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था। उनके फादर एक बहुत बड़े राइटर थे और फिर मुझे मौका मिला और देखते ही देखते मुझे फिल्में मिलने लगी। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की, मीन्स इन द सेंस के बकवास एक्टिंग की तो भी लोगों को पसंद आई और मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो इट्स नॉट ऑन मी, मीन्स बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पर पहुँचा। तो ये जंगल वाला एग्जाम्पल, सबसे बड़े ट्री का एग्जाम्पल हमारे देश का एक
बहुत बड़े सुपरस्टार का एग्जांपल, एंड यू विल फाइंड सो मेनी पीपल कि उनको अलग अलग जगहों से सपोर्ट मिला, उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे. सेम थिंग गोज विद रिजर्वेशन एज वेल. रिजर्वेशन को आप इस एंगल से देखिए कि अगर कुछ ऐसा वर्ग है हमारे देश में, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे कुछ कास्ट ऐसी हों, अगर उनको थोड़ा सपोर्ट देने से वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो वो सपोर्ट हमें देना चाहिए. दैट्स व्हाई रिजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट. रिजर्वेशन इज इफेक्टिव फॉर इक्विटी एंड एफर्मेटिव एक्शन. इट promotes access for marginalized group. Just imagine, आज हम देख रहे हैं ना कि महिलाओं के अंदर इतनी क्षमता है. ओलंपिक्स में गोल्ड जीत कर आती हैं महिलाएं, हमारी बेटियां जो हैं वो स्पेस में जाकर आ रही हैं, राइट. हर एक क्षेत्र में अब महिलाएं जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं. तो क्या आज की महिला के अंदर ही वो जीन्स है? क्या अचानक से उनके डीएनए चेंज हो गए? नहीं. कुछ सालों पहले आप चले जाएंगे, कुछ सदियों पहले तो रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उन्होंने भी एक बहुत ही डेयरिंग दिखाया था. अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ी चीज़ की थी कि उस समय पर पता ही है कि भाई यहाँ पर हार ही होगी, उसके बावजूद भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया में. लेकिन अब जब प्लेटफॉर्म मिलने लगा है तो महिलाएं जो हैं वो शाइन कर रही हैं. दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन कि परिवार जो हैं वो, पहले ऐसा था कि परिवार जो हैं वो उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी. अब परिवार का नॉर्म हो चुका है कि महिलाएं जो हैं वो जॉब करेगी, वो पढ़ाई करेगी, राइट. और जिन जिन जगहों पर नहीं है वहां पर आपको उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे. एफिशिएंसी कंसर्न में इंपीड प्रोग्रेस. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, महिला लीडर होगी ना तो फिर एफिशिएंसी वो नहीं आएगी. ये सारे बहाने हैं. दिस आर ऑल पेट्रियार्कल, पितृसत्तात्मक सोच हैं ये, और कुछ नहीं है. अगर आपको कोई कहे कि भाई मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ और हमारे यहाँ पर जॉब में 3-4 महिलाएं हैं और महिलाओं को तो बस काम करना ही नहीं आता, उनको ये पता नहीं होता है, वो एक काम को बहुत डिफ़िकल्ट करती है. भाई तू ही स्मार्ट है ना, बाकी सब तो बेवकूफ़ है पूरी दुनिया में. वो घर भी संभाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, बच्चे भी हैं, ये सारी चीज़ें हैंडल कर रही है. तू बस सुबह जॉब पर जाता है, तेरा नाश्ता तैयार होता है, तू जॉब के बाद घर आता है, चाय तैयार होती है, उसके बाद तू क्या क्या चीज़ें कर ले. मीन्स आई एम नॉट ब्लेमिंग मैन, बट आई एम ब्लेमिंग दिस टाइप ऑफ पेट्रियार्कल सोच वाले लोग. ओशो को अगर आप पूछेंगे, ओशो, देन ओशो विल टेल यू दिस थिंग. ओशो कहते हैं कि अगर महिलाएं प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स होती पूरी दुनिया में, या फिर ज़्यादातर जितने मेल हैं उसकी जगह पर अगर फीमेल्स होती, तो वर्ल्ड वॉर 1 भी ना हुआ होता और वर्ल्ड वॉर 2 भी ना हुआ होता. बातों के माध्यम से ही चीज़ों को सॉल्व किया गया होता. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस थिंग. और ये विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 जो हमारे देश में पास हुआ है, इसकी एक लंबे समय से रिक्वायरमेंट थी. आई होप कि यहाँ पर 33% रिजर्वेशन है, लेकिन आई होप कि 50% से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो महिलाएं जीते और महिलाएं हमारी पार्लियामेंट में आए, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में आए. आपके लिए एक रिसर्च वर्क भी है, आज इसको कीजिएगा. रिसर्च वर्क ये है कि 106th एंड 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ जुड़ी हुई ये 2 नंबर्स हैं. रिसर्च कीजिए इन पर. 106th एंड 128th, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? क्या ये एक ही हैं, क्या ये 2 अलग हैं? सोचिएगा इसके बारे में. सोचिएगा मत, गूगल कीजिए, राइट. यू हैव टू रीड सो मेनी आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन देखिए, अपना दिमाग लगाइए. एम्बिशियस वेमेन ऑफ्टन फेस बायस एंड क्रिटिसिज्म, और ये हकीकत है. कुछ एग्जांपल्स दूं. हिलेरी क्लिंटन अपने आप में बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन, राइट. लेकिन इतने अनुभवी होने के बावजूद भी मिस्टर ट्रंप जीत गए. यू नो व्हाई? बिकॉज वहां के लोग, दुनिया का सबसे पैसे वाला देश, दुनिया का सबसे अपने आप को एडवांस्ड मानने वाला देश, जो फ्रीडम के बारे में बात करता है, ये इतने बड़े देश के अंदर, ग्लोबल लीडिंग देश के अंदर एक महिला जो है वो नहीं जीत पाती है. पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत ही डोमिनेंट पुरुष जो हैं वो उस पर हावी हो जाता है, वो इलेक्शन में हावी हो जाता है और उसके बाद वो जीत जाता है. बाकी अगर मुझसे आप पूछे हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ट्रंप साहब का कोई मैच ही नहीं है हिलेरी क्लिंटन के पास, राइट. इतने पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड हैं वो, इतने अनुभवी हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन फिर भी ट्रंप जीत गए. सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. दूसरा एक एग्जांपल दो हमारे देश का.
जब जवाहरलाल नेहरू साहब का निधन हुआ, चलिए अब आप कहेंगे दिस इज नेपोटिज्म, लेकिन ये एग्जाम्पल है, आई एम नॉट सेइंग कि ये होना ही चाहिए था, लेकिन समझ लीजिए जवाहरलाल नेहरू साहब का जब निधन हुआ तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री साहब बने। और उनके निधन के बाद फिर इंदिरा गांधी जी जो आई, लेकिन इंदिरा गांधी जी जो हैं उनका जब निधन हुआ तो उसके तुरंत बाद राजीव गांधी जो हैं वो आ गए। व्हाट्स द डिफरेंस हियर? क्लियरली मैन एंड वुमेन, मेल फीमेल। तो जो हिस्टोरिकली बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं इसको रेक्टिफाई करने का वक्त आ चुका है, और सोसाइटी जो है वो भी प्रोग्रेस और हमेशा बदलाव जो है वो होता रहेगा। आज कोई वर्ग अगर सप्रेस्ड है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे आज नहीं तो 50 साल के बाद, 100 साल के बाद सूर्योदय होता ही है और चेंज आता ही है, राइट? Then we have one interesting article, local sentiments. The center must heed the political message of voters in Kargil. दोस्तों एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए एंड मेरा अभी ध्यान गया कि इट्स नियरली 35 मिनट्स। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि आई एम गोइंग टू डीप इनटू इट, मीन्स अभी ये 40-45 मिनट्स का लेक्चर हो रहा है, तो ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है ना कि ये लंबा लेक्चर हो रहा है? जो भी आपका रिव्यू है डू लेट मी नो, राइट? आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं एंड लेट मी नो अगर कोई आपको ऐसा कोई सजेशन देना है तो। आई थिंक कि इट शुड बी नेचुरल। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं कोई अब यहाँ पर वक्त लेकर नहीं चल रहा हूँ, राइट? बिकॉज आई एम ऑन माई ओन, मैं खुद का बॉस हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इतने समय के अंदर ये लेक्चर ख़त्म कर देना है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर नहीं है। जो आपके हित के लिए है, जो चीज़ें शेयर करनी चाहिए वो शेयर करता हूँ, तो वक्त लग जाता है। तो आई डोंट मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी, तो यहाँ पर आई विल गिव एम्फेसिस टू क्वालिटी, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा कट डाउन करना है देन डू लेट मी नो। लोकल सेंटिमेंट्स, दिस वन इज अबाउट कारगिल। एनसी कांग्रेस अलायंस जो हैं, ये दोनों के अलायंस ने ये लद्दाख, ये जो कारगिल में जो इलेक्शन हुआ तो इसमें इनकी जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है। एंड डियर फ्रेंड्स, ये कारगिल इलेक्टोरेट जो है ये 2019 के बाद पहला ऐसा स्टेटमेंट है कारगिल के लोगों का, स्टेटमेंट इन द सेंस कि उन्होंने इलेक्शंस में पार्ट लेकर अपना मत दिया है, राइट? अपना वोट दिया है। तो ये वोट देकर उन्होंने अपनी जो बात है वो रखी है। लद्दाख जो है ये यूनियन टेरिटरी बन गई, राइट, एज वी ऑल नो। और पहले ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, और उसके बाद 2019 में 370 को हटाने के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज का जन्म हुआ, एक है लद्दाख एंड देन द अदर वन इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी डिमांड चल रही है और बातचीत चल रही है कि इसको भी जल्द से जल्द यहाँ पर भी इलेक्शंस होंगे, राइट? एनसी की बात करें तो एनसी को 12 सीट्स मिली हैं, कांग्रेस को 10 सीट्स मिली हैं, बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिली हैं। और यहाँ पर 74,026 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये 74,026 वोटर्स जो हैं ये बहुत ही स्प्रेड मीन्स अलग अलग जगहों पर स्प्रेड आउट है इनका, ऐसे एक जगह पर डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है। तो माउंटेनियस टेरेन में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी ज़्यादा रहा। 70% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट रहा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, आई वुड से। दूसरी चीज़, जो लोग दूसरी जगहों पर थे, माइग्रेंट थे, तो वो भी वोट देने के लिए पहुंच गए हैं। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि कितना पॉलिटिकल मीन्स अपने जीवन, अपने सिविक जीवन को लेकर वो कितना ज़्यादा एक्टिव है। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। यहाँ पर ज़्यादातर बुद्धिस्ट्स और शिया मुस्लिम्स रहते हैं, और अपनी जो ज़मीन है, अपना कल्चर, अपनी जॉब्स, अपनी लैंग्वेजेस, अपना एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, राइट? और जम्मू एंड कश्मीर में जैसे एक डिमांड चल रही है स्टेटहुड की, तो वैसे ही लद्दाख के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी एक अलग राज्य बनाया जाए, हमें यूनियन टेरिटरी नहीं रहना, हमें राज्य रहना है, और हमारे यहाँ की लोकल सीट्स जो हैं वो हों, राइट? और बीजेपी की कोशिश ये रही कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स से, जैसे कि नई स्कूल्स, लोकल जॉब रिजर्वेशन, रोड्स बनाए गए एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद मीन्स बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो लोग जो है वो हमसे खुश होंगे। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ही स्मार्ट हैं। इट्स नॉट लाइक कि उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो आपको वोट मिलेगा, नहीं। ये लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इतना नहीं,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम हमारे खुद के डिसीजन मेकर्स बने। हम खुद तय करें कि हमारा एक एमपी होना चाहिए, हमारे एमएलएज होने चाहिए, राइट। हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल नहीं, हमारे यहाँ पर हमारे राज्य के रूल्स होने चाहिए। तो इसी वजह से शायद वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और राहुल गांधी जो हैं उन्होंने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की डिमांड को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो केडीए जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहती है, लैंड, जॉब्स और अलग से लोकसभा सीट उनकी होनी चाहिए। अभी क्या है कि लेह और कारगिल जो हैं तो उनकी एक ही सीट है लोकसभा में, तो यहाँ पर वो चाहते हैं कि दोनों की अलग अलग सीट्स हों, राइट, तो 2 सीट्स हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वोटर्स ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट देकर इंडिकेट की हैं कि डेवलपमेंट अलोन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। लोकल सेंटिमेंट्स जिसमें उनको प्रोटेक्ट करना, राइट, उनकी ज़मीन, उनका कल्चर, ये सारी चीज़ें, और उनको रिकॉग्निशन मिले, ये सारी चीज़ें, और उनकी पॉलिटिकल आवाज़ हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ के लोग चाहते हैं। तो एज यू कैन सी कि एक पॉलिटिकली एक्टिव क्षेत्र के लोग जो हैं उनको सेटिस्फाई करना जो है इट्स नॉट दैट ईजी, इज़न्ट इट? नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 2023 ऑन कोर्स टू बी द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। 2023 में बिकम द वार्मेस्ट ईयर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, अभी तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली 2024 फिर 26, राइट, इसमें क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, उससे 2023 का एवरेज टेम्परेचर दोस्तों 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। सितंबर 2023 रिकॉर्ड हाई ग्लोबल टेम्परेचर रहा। एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर जो है ये 16.38 डिग्री सेल्सियस रहा। दिस इज 0.93 डिग्री सेल्सियस अबाउ द 1991-2020 एवरेज, और सितंबर 2023 के कंपैरिजन में इट इज़ 0.5 डिग्री सेल्सियस मोर। तो यू कैन इमेजिन के सितंबर 2023 अभी तक का सबसे हाईएस्ट ग्लोबल टेम्परेचर वाला महीना रहा। और यहाँ पर आप चार्ट्स देखिए, globally averaged surface air temperature anomalies relative to 1991-20 for each September from 1940 to 23। तो 1940 वाला सितंबर आप देखिए, उस समय पर टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर क्या था और यहाँ पर क्या है, डिफरेंस देखिए आप, राइट। इट इज़ टू मच। एंड यहाँ पर देखिए सितंबर 2023 की बात ये की जा रही है कि अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.75 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। ये प्री इंडस्ट्रियल एरा जो है ये 1850 से 1900 का समय जो है इसको गिना जाता है। तो इसके कंपैरिजन में 1.75 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा सितंबर 2023। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत ही ख़राब, इसकी बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम सबको नज़र आ रही हैं। सरकारें करे ना करे दोस्तों, एक लंबे समय से मैं तो ये चीज़ बताते आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब ये चीज़ को फॉलो करें। मोदी साहब ने हमें ये चीज़ दी है, लाइफ यानी कि हमारा जो जीवन है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम बनाए, छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे बदलाव लेकर आए, तब जाकर ये टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा, वरना चीज़ें जो हैं वो हमारे हाथ से निकलती ही जा रही हैं। फ्रांस से लेकर फिनलैंड, रशिया, ये हर जगह पर हॉटेस्ट सितंबर देखने को मिला। और बेल्जियम और यूके में तो हीट वेव्स जैसी सिचुएशन थी। मैं एक लंबे समय तक यूके में रहा हूँ, राइट। आई नो बेल्जियम, ये सारी जगह बहुत ही मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और यहाँ पर हीट वेव्स, वहाँ पर लोगों को एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ने लगे। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ पर तो आप जानते ही हैं कि इट वॉज अनबेरेबल। और ये ग्राफ देखिए आप, average global surface air temperature in degree Celsius, right, for 30 warmest months between 1940 to 23। 30 ऐसे महीने जो warmest हैं 1940 से लेकर 2023, एंड यू कैन सी हियर, राइट। आप देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। हॉटेस्ट एवर सितंबर इन 2023 फॉलोड द वार्मेस्ट एवर 2 months ऑन रिकॉर्ड। इससे पहले के 2 महीने देखिए आप, सितंबर से, यू विल ऑलवेज फाइंड कि वो ज़्यादा गर्म थे। So these are the things that are going on in 2023. Over 80 days had global temperatures at least 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level and record high. 2023 में 80 ऐसे डेज थे, और इसके साथ जुड़े हुए कि सितंबर के पहले के 2 महीने
तो टोटल 80 ऐसे डेज थे जिनमें एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। तो नाउ यू कैन इमेजिन दोस्तों कि चीज़ें जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। COP28 की मीटिंग नेक्स्ट होने वाली है। जेंडर पे पैरिटी, नोबेल पुरस्कार मिला है, राइट, क्लाउडिया गोल्डिन को। आपकी स्क्रीन पर हैं क्लाउडिया गोल्डिन, हेड्स ऑफ टू हर। उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है और शी इज़ द थर्ड वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। उनकी रिसर्च जो रही है इट्स ऑन जेंडर पे गैप सॉल्यूशंस के एक ही जॉब के लिए पुरुष को ज़्यादा पैसे और महिला को कम पैसे दिए जाते हैं। तो इस पर उन्होंने रिसर्च की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उन्होंने यूएसए का 200 साल का डेटा जो है उसको स्टडी किया और स्टडी में ये पता चला कि एक परिवार में जो लड़की लड़का है, राइट, तो उसकी खास करके महिलाओं की बात करें तो एजुकेशन, राइट, किस प्रकार की एजुकेशन उसको मिली है, कौन सा एनवायरनमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, दैट मैटर्स। फिर जॉब की चॉइसेस जो हैं वो एजुकेशन, अपने एटीट्यूड, ये सारी चीज़ों पर आधारित होती है और उसके बाद पे पर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और ख़ास करके जब बच्चा हो जाता है एक महिला को, उसके बाद उसकी तरक्की जो है वो कंपनीज में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट छोटी छोटी कंपनीज, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कंपनीज, जहाँ की ये वेबसाइट देखेंगे तो आप ऐसा हो जाएगा कि नहीं मुझे बस इसी कंपनी में काम करना है। बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई होती है वेबसाइट्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हैं, सारी चीज़ें हैं। आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर अन्याय हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी कंपनीज में भी, ट्रस्ट मी, ऐसी कंपनीज में भी, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ये बात कर रहा हूँ, आई नो फ्यू पीपल, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन उनकी जर्नी मुझे पता है और आई हैव सीन देम, राइट, शेयरिंग देयर स्टोरीज मेनी टाइम्स कि भाई उनके साथ कितना अन्याय होता था। और ख़ास करके जब उनके बच्चे हुए तो उसके बाद कैसे पार्शियलिटी जो है वो रखी जाती थी उनके साथ। उस समय पर उनके साथ काम करने वाले उनके जो पुरुष कोलीग्स हैं तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, दस बिकॉज ओनली वन थिंग, क्योंकि वो महिला है। तो ये डेवलप्ड देशों के अंदर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। गोल्डिंग की जो फाइंडिंग है इसमें पता चला है कि वर्क प्लेस पर कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हैं। और इनको अवार्ड मिलना अपने आप में ये बात है कि महिलाओं का सशक्तिकरण और इक्वालिटी जो है वो उसको प्रमोशन मिलेगा इससे, राइट, क्योंकि उन्होंने जो इकोनॉमिक्स में जो काम किया, जिस जिस एरिया में उन्होंने काम किया है, इट्स अबाउट वुमेन्स एम्पावरमेंट, इजंट इट। इंडस्ट्रियल एरा की जब शुरुआत हुई उससे पहले का समय देखेंगे तो महिलाएं जो है वो खेती बाड़ी में काम करती थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, खेती बाड़ी भी करनी है और बच्चों को भी संभालना है। फिर जब सर्विस सेक्टर थोड़ा मीन्स इंडस्ट्रीज़ आई तो फिर ऐसा वक्त आया कि महिलाएं जो हैं वो हाउसवाइफ बन रही थी, ज़्यादा हाउसवाइफ का काम करती थी और पुरुष जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाते थे। फिर सर्विस इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होने लगी, तो सर्विस इंडस्ट्री के वक्त महिलाएं जो हैं वो बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी जॉब्स जो हैं वो करने लगी। लेकिन आज थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, राइट, और आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं के लिए अवेलेबल हैं। यू वॉन्ट बिलीव अगेन, मुझे यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने को मिली। मीन्स यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा गया है कि एजुकेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हेल्प्ड बट स्लाइटली। एजुकेशन से एक परिवर्तन आया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं इनसे परिवर्तन आया, लेकिन उतना ज़बरदस्त नहीं। जब हम जॉब की बात करें, जब उनके करियर की बात करें, जेंडर पे की बात करें तो उतना नहीं। एंड अगेन आई वुड लाइक टू दी ग्रेट, आपको लगेगा कि सर आज क्या ओशो की किताबें पढ़कर आए हैं, बट मैंने बहुत साल पहले इनका काफ़ी अच्छा स्टडी किया है, राइट। एक वक्त था जब मैं काफ़ी किताबें इनकी पढ़ता था और बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने की उत्सुकता थी उस समय पर। तो ओशो ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अगर कोई हुआ है, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो उनके हिसाब से इट इज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आप सोचेंगे कि हाउ? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है, उन्होंने जो शब्द कहा वो इट वाज अबाउट ह्यूमैनिटी, राइट, इंसानों के लिए कहा। अब इंसानों में रफली स्पीकिंग 50% महिलाएं हैं, और जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं थी तब ऐसा होता था
और उस समय पर सिचुएशन भी ऐसी थी कि एक महिला जो होती हैं, जिनको आज हम लड़की कहते हैं, राइट, या फिर छोटी बच्ची कहते हैं, कि जो लेट्स से 14 ईयर्स की हैं, 15 ईयर्स की हैं, तो ऐसी एज में उनकी शादी हो जाती थी, नंबर वन। अब शादी के तुरंत ही एक साल के अंदर फर्स्ट बच्चा हो जाता था, और 14-15 से लेकर, या फिर जब उस लड़की के पीरियड्स स्टार्ट होते थे, तब से लेकर मोनोपोज का समय, लेट्स से 45 से 50, राइट, तो ये जो वक्त है जीवन का, वी आर टॉकिंग अबाउट रफली स्पीकिंग 30 साल। 30 साल जो हैं वो महिला के किस में जाते थे पता है? प्रेगनेंसीज में। यस, प्रेगनेंसीज में। एक बच्चा हुआ, उसके बाद तुरंत दूसरा बच्चा, उसके बाद एक दो बच्चे मर गए, फिर बच्चे, एंड यू विल फाइंड दिस थिंग, दादा दादी नाना नानी के टाइम पर चले जाओ, यू विल फाइंड दिस थिंग, कुछ बच्चे मर गए हैं और कुछ बच्चे जो जिंदा हैं वो आज हमारे चाचा है, मामा हैं, एक्सेट्रा हैं, राइट, मौसी एक्सेट्रा। सो दिस वॉज ए रियलिटी अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव के बाद चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, और ख़ास करके हमारे देश में तो नहीं, क्योंकि हमारे देश में उस समय पर अंधश्रद्धा और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में महिलाएं जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो लेने लगी, तो उनको ये एक फ्रीडम मिला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि फिर 18 ईयर से लेकर 45-50 तक वो बस प्रेग्नेंट ही रहें, और फिर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि उनको नफरत हो जाए सेक्स से, उनको ये सारी चीज़ों से, झंझट से, और पुरुष बस यही चीज़ करता है कि उसको प्रेग्नेंट करने का काम करता है। तो ये सारी मान्यताएं जो हैं वो चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन पिल, कॉन्ट्रासेप्टिव से। तो इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। अब सोचेगा आप इसके बारे में भी, राइट, गो बिट डीपर इनटू इट एंड यू विल कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स कि कॉन्ट्रासेप्टिव से क्या क्या फ़ायदे हुए। आज 50% जितनी महिलाएं जो हैं ग्लोबली, मीन्स जो काम कर रही, मीन्स जितना वर्क है तो उसमें 50% महिलाएं काम कर रही हैं, और पुरुष के कंपैरिजन में देखें तो 80% पुरुष जो हैं वो काम करते हैं, और महिलाएं जो हैं वो कंपेयर टू पुरुष बहुत कम पैसे कमाती हैं कंपेयर टू पुरुष, क्योंकि पूरी मार्केट जो है वो डोमिनेटेड है बाय मेन, पेट्रियार्कल हैं। अब धीरे धीरे इसको चेंज करने की भी ज़रूरत है, और इस प्रकार की जब रिसर्च होगी, नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे तो क्लैरिटी आएगी, राइट, एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन, राइट। महिलाएं फ्लेक्सिबल आवर्स चाहती हैं, तो आज के ज़माने में तो वो चीज़ भी पॉसिबल है, और ये सारा डेटा जो है वो हमें और ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, नीतियाँ बनाने में काम आएगा। ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डियर फ्रेंड्स, राइट। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, इज़न्ट इट? Yes, number one is how many total medals did India win at the 2023 Asian Games? Total medals हमने कितने जीते, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, हमने देखा भी था। ये सिक्किम में अभी जो फ्लड वाली सिचुएशन हुई, फ्लड्स आए, तो इसमें ग्लोफ को बताया जाता है रीज़न। व्हाट इज़ ग्लोफ, उसका फुल फॉर्म क्या है, राइट फुल फॉर्म? एंड देन यू हैव जेवियर बीटल, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. और इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। See you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. जय हिंद।